हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। आज हम संविधान का एक भाग 5 जो है, उस भाग 5 में हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है विधायिका का पार्ट। और विधायिका, चूंकि मैंने पिछले वीडियो तक आपको संसद की जो उच्च सदन है राज्यसभा, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं लोकसभा के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो भारत की संसद है, उस संसद के 3 पार्ट होते हैं। लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति होता है। तो चूंकि हम भाग 5 जो पढ़ते हैं, तो भाग 5 संविधान का अनुच्छेद 52 से लेकर 123 तक है। और उसमें भाग 5 में केंद्र सरकार है, और केंद्र सरकार में केंद्र सरकार की कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है और न्यायपालिका होती है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ से देखेंगे कि हम कार्यपालिका के बाद विधायिका का जो पार्ट है, विधायिका के पार्ट में हम आज लोकसभा को देखते हैं। तो विधायिका का जो अनुच्छेद है वो चलता है 79 से 123 तक। दोस्तों, ये एक ऐसा हमारा टॉपिक है जिसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, और कभी कभी जो पीएससी मेंस के लिए क्वेश्चन लिखे जाते हैं तो वहां से जो 3 मार्कर क्वेश्चन आते हैं वो भी कभी कभी आ जाते हैं। लोकसभा जो होती है उसमें क्या उसकी विशेषता है, लोकसभा राज्यसभा से किस प्रकार से अलग है, लोकसभा की क्या क्या और उसकी खासियत है, उसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। तो लोकसभा जो है दोस्तों, वो संविधान का आर्टिकल 81 जो है उसमें इसे वर्णन किया गया है। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका ये बनता है कि लोकसभा का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में है। तो संविधान के आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन है। लोकसभा के बारे में बता देता हूं मैं आपको कि लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन कहलाता है, और यह एक अस्थायी सदन है। निम्न सदन इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि यह विघटित हो जाता है, और अस्थायी भी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रत्येक 5 वर्ष में इसका विघटन हो जाता है। राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड है कि वो उसे बीच में भी विघटित कर सकता है। तो लोकसभा के बारे में अगर हम मुख्य तथ्य में देखें तो एक निम्न सदन है और अस्थायी सदन है। इसे जनता के प्रतिनिधित्व का सदन भी कहा जाता है। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो लोगों के द्वारा वोट के आधार पर या मतदान के आधार पर चुनकर के जो सांसद जाते हैं, वो लोकसभा में ही अपना जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए इसे जनता का प्रतिनिधित्व का सदन या जनता का सदन भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि लोकसभा जो है इसका वर्णन 81 में है, और लोकसभा इसकी एक संरचना है कि लोकसभा की एक संरचना है। संरचना मतलब उसमें कितने सदस्य होते हैं और वर्तमान में कितने हैं। तो अगर हम इसके संरचना की बात करें, लोकसभा के संरचना की बात करें, तो दोस्तों इसकी कुल सदस्य संख्या जो है वो 552 है। जब संसद का गठन हुआ था तब इसकी सदस्य संख्या 552 थी, और 552 में से 530 जो है वो राज्यों की, 20 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों की, और 2 सदस्य संख्या जो है वो एंग्लो इंडियन है। दोस्तों, यहाँ से समझने की कोशिश करना कि जो आज भारत में 28 राज्य है, उनकी 530 सदस्य चुन करके आएंगे। 20 जो आज वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां से चुन करके आएंगे, और 2 जो है अनुच्छेद 131 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर देता है। दोस्तों, एंग्लो इंडियंस वे लोग हैं जो यूरोप के किसी कंट्री का कोई पुरुष या लेडीज, अगर वहां का कोई व्यक्ति है और एक भारतीय, अर्थात एक यूरोप कंट्री का कोई पुरुष या स्त्री है, तो उसकी उत्पन्न संतान जो है उसे एंग्लो इंडियन को भी भारतीय संसद में प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो 2 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, जिसका वर्णन आर्टिकल 331 में है, अर्थात 331 में है। तो कुल सदस्य संख्या 552 रखी गई है, लेकिन वर्तमान में यह सदस्य संख्या दोस्तों 545 है। 545 में अगर हम बात करें तो 533 तो भारत के 28 राज्य हैं उससे आता है, 20 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, और 2 एंग्लो इंडियंस की राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इस प्रकार से अभी वर्तमान में 545 लोकसभा सदस्य सीटें हैं, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और लोकसभा से अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा के जो 545 सदस्य दोस्तों, यह जब लोकसभा का चुनाव होता है उस समय ये लोकसभा में प्रवेश करते हैं। तो जब लोकसभा सदन में पहली बार चुनकर के जाने वाले सदस्य जो रहते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब संसद का चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है और उसके बाद संसद में जब इनको उपस्थित होना रहता है, उस समय यहाँ पर सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति आमंत्रित जो करता है वो बहुमत दल को ही करता है। जिसको बहुमत प्राप्त होता है
उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है राष्ट्रपति। तो जिसके पास बहुमत होता है वो सरकार बनाता है दोस्तों। तो जब सरकार बन जाती है तो वहां पर लोकसभा का एक अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसका वर्णन आर्टिकल 93 में है। लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। दोस्तों लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका ये कह सकते हैं हम, उसका जो चुनाव होता है वो लोकसभा सदस्यों में से ही होता है। एक उपाध्यक्ष जो होता है वो भी लोकसभा के सदस्यों में से ही होता है। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होता है। इसमें बड़ी बात यह है दोस्तों कि लोकसभा में जब पहली बार ये सांसद चुन करके जाते हैं तो इनका शपथ समारोह होता है। और शपथ समारोह के बारे में जो होता है, इनकी शपथ जो होती है वो सांसद के रूप में ही होती है, अर्थात संसद सदस्य के रूप में ही इनकी शपथ होती है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो भी संसद सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं दोस्तों। तो लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनके सदस्यों की शपथ प्रथम बार जब वो लोकसभा में जाते हैं जब ही होती है। तो उनके शपथ जो है वो लोकसभा का सबसे वरिष्ठ जो सांसद होता है या तो वो या एक प्रोटेम स्पीकर को मनोनीत किया जाता है, अर्थात प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो इनको शपथ दिलवाता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, उनकी संसद सदस्य के रूप में ही शपथ होती है दोस्तों, ये याद रखिएगा। दूसरा यह है कि अनुच्छेद 85 में ये लिखा हुआ है कि जो संसद है, संसद में सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना, ये राष्ट्रपति के पास उसकी पावर है। तो ये जब लोकसभा को बुलाना हो या उसका सत्रावसान करना हो, ये पावर राष्ट्रपति के पास है, जो कि हम राष्ट्रपति की शक्तियों में पढ़ चुके हैं। तो लोकसभा से संबंधित ये इसकी संरचना का पार्ट है दोस्तों। यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उसके पास उसके अधिकार होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के जो अधिकार होते हैं वो अधिकार ये होते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष संसद की कार्रवाई का संचालन करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता है उस स्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है उसकी संसद की कार्रवाई को संचालित करवाता है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए दोस्तों याद रखिएगा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो उसकी अर्हताएं होती हैं, अर्थात कौन लोकसभा का सदस्य बन सकता है, तो दोस्तों यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो उम्र है या आयु है वो 25 वर्ष है, कि 25 वर्ष का व्यक्ति जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये उसकी शर्तें हैं जो भारत में लोकसभा का सदस्य बनने की। और भारत के जिस राज्य से चुनाव लड़ रहा उस राज्य में वोटर लिस्ट में अर्थात मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। ये लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हताएं हैं, 25 वर्ष की उम्र हो, भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, वो दिवालिया ना हो, और साथ ही उस राज्य से, जिस राज्य में वो सांसद चुनाव लड़ रहे हैं वहां से या जहां से भी वो मतलब एक वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। तो ये अर्हता से संबंधित दोस्तों यहाँ पर मतलब फैक्ट है। अब लोकसभा जो होती है, लोकसभा का अपना एक अलग विशेषता है दोस्तों, क्योंकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है, साथ ही निम्न सदन है, लेकिन जनता का प्रतिनिधित्व है, इसलिए इसके पास पावर ज्यादा होती है। यहाँ पर अगर हम पावर की बात करें तो राज्यसभा से ज्यादा पावर लोकसभा के पास होती है। पहली बार अगर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति या किसी भी विधेयक को, खास करके धन विधेयक या वित्त विधेयक को जो लाया जाता है वो सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जाता है। तो लोकसभा में उसके बाद राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन उसे रोकने की ही शक्ति होती है, किसी भी विधेयक या वित्त विधेयक को। और अन्य विधेयक या कह सकते हैं हम साधारण विधेयक जो होता है उसे राज्यसभा जो है वो 6 माह तक रोक सकती है। तो राज्यसभा के पास लोकसभा की अपेक्षा कम शक्ति होती है दोस्तों। तो लोकसभा अपने आप में एक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला निम्न सदन है और इसके अपने अपने जो विशेषाधिकार होते हैं वो यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो सदन में अनुशासनात्मक तरीके से कार्रवाई को क्या कर सकता है, संचालित करवाता है। और अगर सदन में कोई अनुशासनहीनता करता है तो उस सदन के सदस्य को वो निष्कासित कर सकता है, हटा सकता है, उसकी सदस्यता निरस्त कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष इसमें एक काम और करता है दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष जो धन विधेयक लाया जाता है, अनुच्छेद 110 में उसका वर्णन है, उस धन विधेयक का निर्धारण जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये भी दोस्तों याद रखिएगा। फिर आगे लोकसभा अध्यक्ष के कार्य यह है कि जब सामान्य विधेयक के रूप में जब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन
किसी स्थिति में बुलाता है तो उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष को ही करना पड़ती है। तो यहाँ पर भी लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन में अपने पावर ज्यादा रखता है दोस्तों। फिर संसद सदस्य बनकर के कोई व्यक्ति अगर दोस्तों जाता है तो किसी भी कंडीशन में संसद के सदस्य का चुनाव होने के बाद, जैसे वो चुनाव होने के बाद वो प्रतिनिधि नियुक्त होता है, तो उसे 7 दिवस के अंदर लोकसभा में अपना ज्वाइनिंग देना होती है, या यूं कह सकते हैं हम लोग कि लोकसभा में उसे जाकर अपनी उपस्थिति देना होती है। अगर 7 दिवस के बाद अगर वो जाता है तो उसकी संसद सदस्यता जो है वो जा सकती है। इसके अलावा अगर संसद में कोई संसद सदस्य अगर 60 दिन बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है तो उसकी भी संसद सदस्यता जा सकती है दोस्तों। तो ये कुछ संसद सदस्य के कुछ विशेषाधिकार भी है। विशेषाधिकार कुछ और भी इसमें है संसद सदस्यों के, अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि संसद सदस्य के पास बहुत सारे अपने पावर होते हैं, वो बोलने के उनके पावर होते हैं। संसद सदस्य में अगर संसद का सत्र चल रहा होता है तो उनको उस समय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। संसद सदस्य के रूप में अगर वो जूरी के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं, उस स्थिति में उन्हें सम्मन के रूप में या गवाही देने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। इतने सभी पावर लोकसभा जो सदस्य रहते हैं दोस्तों उनके पास होते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये लोकसभा से संबंधित एक टॉपिक था जिसके बारे में हम लोग ने इसके मुख्य तथ्य जहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है उसे करने की कोशिश की। आप निश्चित रूप से, मुझे उम्मीद है आप लोग सब बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आने वाली 24 अप्रैल को जो पीएससी परीक्षा 2021 है उसके लिए आप निश्चित रूप से लगे होंगे, लगते रहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार से नए टॉपिक के बारे में या करंट अफेयर्स के बारे में हम निरंतर इस यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे और आपकी पीएससी परीक्षा के लिए नए नए जो मुद्दे हैं उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।